अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम यहाँ क्रिकेट के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि पाकिस्तानी टीम ने अभी जो है वो 2 सीरीज़ जीती हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वन ऑफ द बेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड साउथ अफ्रीका। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज उससे रिलेटेड डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अदनान साहब। तो सबसे पहले तो अदनान साहब आपको वेरी वेलकम। शुक्रिया सर। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ जीती, हमने उनके ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ जीती, हमने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ जीत ली है, बड़ी मुश्किल से जीती है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन हम एट द एंड के जीत चुके हैं वो सीरीज़। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ भी होने वाली है उनके ख़िलाफ़। तो पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या आप ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो टूर हुआ है उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा है। पहली बात तो ये है कि हमें क्रिकेट साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोविड के जो भी हालात हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ है, फिर भी ये सीरीज़ पॉसिबल हुई है। क्योंकि देखें, इससे पहले जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आई थी तो आपको याद होगा कि टेस्ट सीरीज़ से पहले उनके मेन प्लेयर छोड़ के चले गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका टूर होना था, वो उसकी तैयारी करना चाह रहे थे होम सीरीज़ की। लेकिन पहले ही वनडे में टॉस नहीं हो सकी, वो सारी रीज़न कोविड की वजह से थी। इसमें पीसीबी का भी बहुत किरदार है कि इन हालात में वो वहाँ पे गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ना ओवरऑल परफॉर्मेंस की, नो डाउट हमने सीरीज़ जीती हैं, तीनों सीरीज़ जीती हैं। स्पेशली जो ओडीआई सीरीज़ हराई है हमने, वो बड़ी मीनिंगफुल थी। आसान नहीं होता साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में जाके हराना, और आपको आइडिया होगा बखूबी कि ये पाकिस्तान एशिया की वाहिद मेरा ख्याल कंट्री बना है जिसने 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है। पहली दफ़ा आपको याद होगा 2014 में जब मिसबाह उल हक कैप्टन थे, तब पहले यूएई में सीरीज़ हुई थी तो यहाँ बुरी तरह हमें हराया था इन्होंने। फिर वहाँ पे मुझे याद है अनवर अली, शुएब मकसूद, शाहिद अफरीदी, इस तरह के लोग थे, बिलावल भट्टी, तो पाकिस्तान ने डिविलियर भी खेल रहा था तब, आमला भी थे, तो फाफ भी थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो वहाँ पे उनको हराया था। तब मिसबाह कैप्टन थे और अब हेड कोच हैं, तो ये इस लिहाज से थोड़े लकी भी कह सकते हैं। बाकी हम परफॉर्मेंस की बात करें ओवरऑल, तो अगर मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी जो टीमें होती हैं वो अपनी जीत से भी सीखती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, स्पेशली क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है। हमारे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना कि देखें, कोई भी टीम है, इंडिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो वो 4 साल पहले अपने ओपनर डिसाइड कर लेते हैं कि रोहित के साथ राहुल ने ओपनिंग करनी है या शेखर ने करनी है, वो डिसाइडेड होती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पता ही नहीं होता कि किस प्लेयर ने जाके ओपनिंग करनी है। जैसे अब रिजवान की हम एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि रिजवान को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया है मिसबा ने। लेकिन मैं इस चीज़ को, अगर आपने हालिया T20 जो हमारा हुआ था पिछले लॉकडाउन में अगस्त में, जो इनकी टीम ने केपीके ने विन भी किया है, तो उसमें रज़ाक भाई उनके कोच थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया। दूसरा ये है कि अगर आप देखें, इंसान को अपनी किस्मत खुद भी बनानी पड़ती है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं। रिजवान अगर नंबर 4 या नंबर 5 स्लॉट पे खेलते T20 में, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते इस सिनेरियो में, या जिस तरह की, क्योंकि उनकी पावर हिटिंग के बारे में बहुत बातें हो रही थी, तो ये सारे मामला थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद एक चांस लिया, उन्होंने वहाँ पे भी परफॉर्म किया। वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद फिर पीएसएल के ड्राफ्टिंग हुई, क्योंकि कोविड की वजह से वो भी लेट हुए। तो देखें, आपको याद होगा पिछला जो था उसमें पीएसएल, उसमें ये कराची किंग में थे, तो वहाँ पे वो एक वेस्ट इंडीज़ का कीपर था, आई गेस उनका नाम मुझे तो याद नहीं आ रहा, चार्ल्स या नहीं, पता नहीं, खैर जो भी था, तो उसको खिलाते रहे, रिजवान बैठा रहा पूरा टूर्नामेंट, हालांकि ये टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होता था, तो वाल्टन बिल्कुल, वो एक हार्ड हिटर के तौर पर उसको वो यूज़ करते थे। फिर ये भी होता है कि लीग्स में जो बाहर से प्लेयर मंगवाए जाते हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि एक देखे ना, अब वाल्टन है या संगाकारा जैसा कीपर ला के आप बाहर बिठा दें, तो आप अपने लोकल कीपर को लाइक उमर अकमल को प्रेफर कर दें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक वो भी मैटर होता है। तो फिर मैं एक क्रेडिट मुल्तान सुल्तान वालों को भी देता हूँ कि उन्होंने इस लड़के को पिक किया और एज ए कैप्टन, फिर उसके लिए शान मकसूद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, या जो भी मैटर था उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये भी हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे फिर
उसको खिलाया उन्होंने उसने ओपन किया वहाँ पे और मैचेस भी जीत रही थी मुल्तान सुल्तान। तो एक ये चीज़ है। अब देखें अगर हम ओवरऑल बात करें तो टू लेफ्टीज़ हैं हमारे पास, फ़खर और शर्जील। अब देखें आप क्या कहेंगे कि ये दोनों ओपनर ज़्यादा सूट करते हैं पाकिस्तान को? मेरे ख़्याल में अगर आप ये कहें ना कि बाबर और रिज़वान से ओपनिंग करवाई जाए, तो बाबर और रिज़वान दोनों एक ही नेचर के मेरे ख़्याल में प्लेयर हैं। तो दोनों तो जो है वो आप ग्राउंड किसको शॉट्स खेलते हैं। किसको चाहते हैं कि साथ मेरे अगर ख़्याल में पहले बात तो मुझे बताओ शर्जील या फ़खर में से एक प्लेयर होना चाहिए, साथ रिज़वान से ओपन करवानी चाहिए, शर्जील या फ़खर में से। और अभी हमें पता है कि हालिया परफॉर्मेंस फ़खर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, तो फ़खर के साथ रिज़वान को ओपन करवानी चाहिए। और अगर हम बात करें जो वन डाउन पोजीशन की, तो वहाँ पे ये हमें पता है क्रिकेट में वन डाउन पोजीशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट हाँ बहुत जी, इम्पोर्टेंट। अच्छा प्लेयर ही उसको संभालता है और बाबर को वन डाउन खेलना चाहिए। नेक्स्ट आप अपनी बात को जारी रखें। देखें आपने जो बात की पहली बात तो ये है कि आप शर्जील और फ़खर में से किसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा? हालिया परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मैं फ़खर को ही प्रेफ़र करूँगा। और दूसरा फ़िटनेस की भी अगर हम थोड़ी बात करें ना, तो हमने सिर्फ बैटिंग में ही नहीं देखना होता, हमने ओवरऑल जो है फील्ड के अंदर कितना परफॉर्म किया। अगर आप अच्छी फील्डिंग करके 1-2 कैच पकड़ लेते हैं और जो है वो 2-4 बाउंड्री सेव कर लेते हैं, तो उस लिहाज से भी देखें तो हम फ़खर को ही प्रेफ़र करेंगे। लेकिन ये है कि जब फ़खर मुसलसल जैसा कि पिछले कई अरसा में हुआ है कि मुसलसल उसने परफॉर्म नहीं किया था, अगर वहाँ पे शर्जील के ऊपर वो बैन ना होता या शर्जील उससे पहले एक आधी सीरीज़ में सिलेक्ट हुआ होता, तो वहाँ पे शर्जील को मौका मिलना था प्रॉपर। अब जब तक फ़खर इस तरह से परफॉर्म करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि फ़खर को रिप्लेस किया जाए शर्जील के साथ, तो ये तो एक नामुनासिब सी बात है। तो फ़खर को अस ही मैं प्रेफ़र करूँगा। बिल्कुल ये ना आप भी ज़ाहिर है क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्रिकेट खेलना देखना तो एक अलहदा मैटर है। नो डाउट हमने लेदर बॉल नहीं खेली इतनी, लेकिन फिर भी हमें आइडिया तो है ना बेसिक क्रिकेट का। देखिए मैं अगर रेट करूं फ़खर और शर्जील को तो दोनों एक ही कैटेगरी के बैट्समैन हैं, ठीक है। बस ये है कि शर्जील ज़्यादा उठा के खेल लेता है, मतलब जो सर्कल के ओवर होते हैं, लेकिन स्पिन के ख़िलाफ़ दोनों कमज़ोर हैं। लेफ़्ट आर्म को तो मार लेते हैं अगर हम जो चाइना मैन या ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं या ऑफ स्पिनर, सॉरी ऑर्थोडॉक्स नहीं। अच्छा अगर देखें अगर क्योंकि ये जब दोनों क्लिक कर जाएं ऊपर से तो हमारी टीम टोटली डिफरेंट होती है। आपको वो फेमस जो चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल है वो फ़खर ने वन साइडेड नो बॉल, चलें वो क्रिकेट का हिस्सा है। अब हमने बुमराह को जाके ये तो नहीं कहा था कि आप नो बॉल फेंके, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है। पाकिस्तान ने ऐसे पता नहीं कितने मैच लूज़ किए। मुझे याद है समी ने एक दफ़ा बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड T20 में 17 रन का ओवर दे के हाँ हमें जी, बाहर और करा और उसमें कुछ नो बॉल्स भी नो शामिल बॉल्स थी। हुई थी। तो ये तो खैर इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों जब ऊपर से मारते हैं T20 में स्पेशली और स्यूड करते हैं दोनों, और ये इसी फॉर्मेट के लिए बने हैं। जैसे इमरान नज़ीर होता था T20 स्पेशलिस्ट होता था हमारे पास, ठीक है, और भी बड़े डिफरेंट करैक्टर्स हैं। लेकिन मैं प्रेफर जैसे आपने कहा है फ़खर भी बहुत ज़्यादा फ्लॉप होता रहा है। जो उसका 200 मिस हुआ है साउथ अफ्रीका में, आपको भी उसका दुख होगा एज ए चलें वो मतलब चेजिंग में पहला 200, अगर वो 200 मैच तो जीतना वो मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन वहाँ पे भी अगर टेल एंडर थोड़ा साथ देते, बल्कि लोअर आर्डर वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा मिडल आर्डर, तो इस लिहाज से ये चीज़ें तो मैं तो प्रेफर करूँगा। देखिए आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया के जितने भी बेस्ट बैट्समैन हैं, आप इंडिया में से वीके की बात कर लें, अगर हम न्यूजीलैंड में से केन की बात कर लें, इसी तरीके से जॉय रूट इस नंबर पे खेलता है, तो नो डाउट ये एक सूटेबल प्लेस है। यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये है कि अगर ओपनर स्टार्ट दे दें तो तब भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी ओपनर स्टार्ट देते ना तो तब क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है, ठीक है, आप मैच को लंबा लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ओडीआई और टेस्ट में तो बहुत सूट करता है, लेकिन T20 में आपको पता है कि विराट कोहली अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करता है। उसने केएल राहुल को जगह दी है इस नंबर पे, फिर इसी तरीके से बेंगलोर की तरफ से वो ओपनिंग करता है। सेम अगर हम देखते हैं तो जो बाबर आजम है वो कराची किंग के लिए ओपनिंग करता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम एक बेस्ट ऑप्शन है एज ए ओपनर विद फ़खर जमान और शर्जील खान। लेकिन क्योंकि फिर वो भी एक ये चीज़ भी आ जाती है कि अगर बाबर और शर्जील ही ओपनिंग करते हैं तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि ये कराची किंग वाला कोटा यूज़ कर रहा है कैप्टन। तो इसमें ये भी चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर बाबर ओपनिंग करता है तो फिर रिजवान का तो कोई सीन नहीं बनता। इसकी एक ये रीज़न है कि देखें नंबर 2 पे अगर रिजवान से हम ओपनिंग नहीं करवाते तो ज़ाहिर है
बाबर ओपनिंग करेंगे, फिर नंबर 2 जो है उस पे हफीज़ हफीज़ है, फिर शुएब मलिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो ज़ाहिर है, पता नहीं अभी क्या मामला चल रहे हैं कि उसे उस क्यों। उस पे बाद में बात करते हैं, अभी आप इस चीज़ को डिस्कस करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें ये है कि फिर उस नंबर पे ये जो स्लॉट है हमारे पास, फिर यहाँ पे उसके लिए रिज़वान के लिए नंबर 4 सूट करेगा, और नंबर 4 पाकिस्तान की, जैसे हमारा टॉप ऑर्डर ही तो खेल रहा है, तो नंबर 4 पे अगर बैटिंग आती है तो 15-16 ओवर पे जाके रिज़वान की बैटिंग आती है, तो वहाँ पे उससे क्लिक नहीं होगा। वहाँ पे तो हम अमाद वसीम को, फ़हीम अशरफ को प्रमोट कर सकते हैं। इवन हसन अली इज़ अ बेटर ऑप्शन, मैं तो यही कहूँगा। हसन अली, आपको याद होगा वो कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल हमने इकट्ठे देखा था, तो उस मैच में उसने 100 किया था, अकेला मैच मतलब और देखें, जो भी प्लेयर, अगर ये भी चीज़ एक सीखने के लिए है बाकी प्लेयर्स के लिए, कि मुझे याद है कि पहले PSL में हसन अली, शादाब और फ़हीम अशरफ और बाबर आज़म, ये चारों लोग इकट्ठे आए थे। बाबर आज़म तो एक डिफरेंट लेवल पे चला गया ना, उसका तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि दुनिया में भी अगर हम तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग का सम अप करें ना, तो बाबर आज़म एक GB लेवल का बंदा है। T20 में वो दूसरे नंबर पे है, ODI में वो पहले नंबर का बैट्समैन, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे क्रिकेट लवर्स के लिए, फैंस के लिए और पाकिस्तान के हाँ लिए। जी, बाबर आजम की अगर हम तारीफ़ें करने लग जाएँ तो आई थिंक ये प्रोग्राम ख़त्म होने का नाम ही ना ले। तो अलबत्ता हम बात करेंगे पहले जो हमने 2 मैच लूज़ किए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे। तो वो ऐसे मैचेस थे जिसमें हमने लो स्कोर जो है वो चेज़ करते हुए लूज़ किया। तो इस पर थोड़ी डिस्कशन कीजिएगा कि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है वो 99 पे ऑल आउट हो जाना, और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी हम एक छोटा जो है वो हमने टोटल दिया था उनको, उन्होंने आराम से चेज़ कर लिया। तो इसमें क्या रीज़न है? कहाँ कमज़ोर रह गई थी हमारी टीम, या बाबर आज़म को जो है वो ऐसी टीम प्रोवाइड नहीं की जा रही जिसको वो खिला सके प्रॉपर तरीके से? और ये बातें भी सुनने में आई हैं मोहम्मद अदनान साहब कि कुछ सिलेक्शन कमेटी मिसबाह उल हक और बाबर आज़म की आपस में जो है वो सिलेक्शन करते हुए भी आपस में जो है ना अच्छे तरीके से इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को पर थोड़ी सी बहस कीजिए। जी, बिल्कुल सर, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे। देखिए, सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करें तो हम तो यहाँ पे टीवी पे मैच देखने वाले हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम बात करते हैं ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि जो हम मैच हारे, पहली बात तो ये है कि हमारी दुनिया ना सारा कुछ तो बाबर आज़म से एक्सपेक्ट कर रही है। देखें, मैच हारते हैं तो ब्लेम बाबर आज़म को करते हैं, उसने 49 बॉल पे 50 की तो ब्लेम। अब बाकी स्कोर कार्ड भी तो देखें ना, फील्ड में कोई कैच छोड़ता है, जी बाबर आज़म ने इस बंदे को यहाँ पे क्यों लगाया, ठीक है, चेजिंग नहीं हुई तो बाबर आज़म का कसूर है। मुझे याद है एक ODI मैच था जिम्बाब्वे का कराची में, उसमें अकेला बाबर आज़म 125 किए थे मेरा ख्याल, और वो सुपर ओवर हुआ था, पाकिस्तान फिर हार गया। हाँ जी। तो एक बंदा अब कहाँ तक लेके जा सकता है? अगर 99 वाला मैच भी हम बात करें तो आई थिंक उसमें बाबर आज़म के 42 रन्स हैं, अगर आपको याद होगा। अब देखिए, आप भी क्रिकेट को समझते हैं, ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी भी स्कोर पे आउट हो जाती है। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है अभी, 36 पे आउट हुई है 36 पे और वो भी ये टेस्ट में। टेस्ट मैच में, और बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप उसमें कोहली खेल रहे थे, रोहित शर्मा थे आई गेस, या मेरा ख्याल वो लेट आए थे। बाकी भी बहुत बड़े बड़े, पुजारा था, बहुत बड़े बड़े नाम थे, रेहाने था। रेहाने था, और ये मतलब एक टॉप क्वालिटी की साइड है, और सीरीज हराई है उन्होंने वहाँ पे। पंट है, पंट ने जो आखिरी मैच जितवाया उनको, याद होगा, हम देख रहे थे इकट्ठे ही। तो देखें, ये चीज़ तो ऑन अ गिवन डे, लेकिन फिर भी एज ए टेस्ट, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन होती है स्पेशली, उसके लिए हार जाना 12th रैंक टीम से, नो डाउट जिम्बाब्वे भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी टेस्ट मैच हराया है, मिसबा के दौर में हराया था, 15 रन से वो रन आउट हो गए वो थे रन मिसबा। आउट हो गए थे मिस। राहत अली मेरा ख्याल साथ खड़े हुए थे, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, 2014-15 की बात है ये। फिर ODI भी हम इनसे हारे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी T20 हराया है, इंडिया को भी हराए हैं, इंडिया को 3 T20 हराए हैं, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है कि 15 T20 के बाद हम हारे हैं। बाकी हार, लेकिन जिस तरह से हारे हैं ये सोचने वाली बात है कि 140 आई गेस हमने चेस करना था, नहीं 119 हमने चेस करना था, उसमें भी पहले 14 या 16 ओवरों में हमारे 71 फॉर 3 थे। अच्छा, वहाँ पे आप मोस्टली लोगों की जो मैंने क्रिटिसिज्म सुना है वो बाबर को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को ब्लेम करना बनता है उसमें। देखें, हमारी T20 की ये इस साल की प्रोग्रेस देखें ना, तो बाबर और रिजवान की जो परसेंटेज है वो 60% रन उन दोनों ने किए हैं।
वो अब तो एक छोटा बच्चा भी जो टेनिस बॉल शायद गली मोहल्ले में खेलता, वो भी उठ के ये पोस्ट की होती है कि अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं तो हमारी टीम जो है वो ख़त्म हो रही है। एक रियलिटी है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम करूँगा मिडल ऑर्डर को। देखें, एक तो पहले तो पोजीशंस का बड़ा प्रॉब्लम है। अब बहुत से लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हम हैदर अली को ब्लेम कर रहे हैं। अगर हम क्रिकेटिंग वे में सोचें तो हैदर अली ने नंबर 6 पे, जिस नंबर पे उसको खिलाया जा रहा है, उस पर कभी बैटिंग ही नहीं की। हाँ, इस PSL में उसे ट्राई किया तो उसने 1-2 मैच भी जितवाए हैं हमें, ठीक है। तो देखें, एक बंदा है, वो सारी उम्र उसने नंबर 3-4 पे बैटिंग की है। हफीज़ के साथ भी ये ज़्यादती करते रहे हैं। हफीज़ मिडल ऑर्डर का बैट्समैन था, उसे ओपनिंग करवाते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन वो ये था कि वो ऑफ स्पिन कर लेता था, उस वजह से एक एज मिल जाता था तो वो चलता रहा। लेकिन ये है कि जो बंदा डोमेस्टिक लेवल पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस नंबर पे खेल रहा है, उसी नंबर पे उसको इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यूसली मौका देना चाहिए, फिर उसका पता चलता है। तो अब आप कह रहे हैं कि हैदर अली को जो है वो 2 डाउन या 3 डाउन जो है वो बैटिंग आर्डर पे भेजना चाहिए। अब अगर आप हैदर अली को 2 डाउन या 3 डाउन भेजते हैं तो जो इस वक्त टीम खेल रही है, जो स्पेशली ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीनों T20 के लिए, अगर अब आप बताएं कि हैदर अली को उस नंबर पे रखा जाए तो फिर फ़खर जमान को कहाँ लेके जाएं, रिजवान को कहाँ लेके जाएं, बाबर आजम को कहाँ लेके जाएं, मोहम्मद हफीज़ को कहाँ लेके जाएं। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो अपर आर्डर में ही खेलते हैं। तो यानी मेरे ख्याल में ना कि जो टीम सिलेक्शन है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया। उन्होंने नहीं देखा, जैसे एक टीम सेलेक्ट करते हुए हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास बॉलर्स हैं, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये ओपन करेंगे, ये मिडल हमारे ऑर्डर पास ये है विकेट हमारा। कीपर है और ये हमारे मिडल ऑर्डर। इन चीज़ों को ज़हन में ना रखते हुए टीम सेलेक्ट की गई है। तो यानी तकरीबन 5 प्लेयर ऐसे हैं जो ओपन करते हैं। हफीज़ ने भी ओपन किया हुआ है, रिजवान भी ओपन करता है, बाबर आजम भी करता है, शर्जील भी करता है और फ़खर भी करता है। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो ओपन करते हैं। अब इनको ओपन से चले 1 डाउन पे ले आए, 1 डाउन से 2 डाउन 3 डाउन पे लेके गए हुए हैं। और बाज़ तो ऐसे हैं कि 2-3 प्लेयर आउट हो रहे हैं और मोहम्मद हफीज़ की बारी भी नहीं आ रही कि वो बैटिंग पे है। तो ये मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सेलेक्ट की है ना, उसमें उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि हमारा मिडल ऑर्डर कौन सा है, हमारा ओपनर कौन से है, हमारा 1 डाउन 2 डाउन कौन सा है। और यही वजह है कि आपका मिडल ऑर्डर बार बार फ्लॉप हो रहा है। उस पर सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने उस नंबर पर कभी बैटिंग की ही नहीं थी। तो इस चीज़ को थोड़ा देखिए। अच्छा देखें, अब ये वैसे अगर आप भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते तो अब सिलेक्शन कमेटी का रोल बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ इस चीज़ को, देखें, हमारे वही 5 प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हफीज़, उसमें बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर है, शर्जील ने भी जो मैच खेले हैं वो जिस तरह की बैटिंग करता है उसका एक नेचुरल स्टाइल है। उसे शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है ना तो अपना स्टाइल ना चेंज किए। अब देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि राइट पोजीशन के लिए राइट बंदा ही नहीं पिक किया। प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर के चल रहे हैं, ओपनर सेलेक्ट कर देते हैं, कीपर सेलेक्ट करके ले जाते हैं। अब देखें, सरफराज मिडल ऑर्डर में सेट हो सकते हैं इस तरह के सिनेरियो में, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि मिडल ऑर्डर में आप उसे 6 नंबर पे खिलाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सरफराज से छिक्के नहीं लगते। वो सेम रजवान वाला केस। तो प्रॉब्लम ये है कि देखें, हफीज़ भी जब तक नंबर 2 पे खेलता रहा प्रॉपर, लाहौर कलंदर की तरफ से या कोविड में जितनी वो सीरीज़ हुई है 1-2, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। वो अपने नंबर पे खेल रहा था, उससे आप तीसरे से चौथे पे ले लें जस्ट, क्योंकि लाहौर कलंदर में कुछ मैच उसने चौथे नंबर पे आके खेले हैं, लेकिन उसने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। उसमें तो वो वीसे नीचे से जिता देता था, या पटेल था, या वो डंग था, वो एक अलहदा मैटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि बंदे वही 4-5। अब मुझे देखें, अगर कोई फ़खर ज़मान को आप ड्रॉप करते हैं हम इस टीम में से, तो उसको फिर मीडिया में वही चीज़ें होंगी कि वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप उसे खिला नहीं रहे। तो असल में ये पहले सोचना चाहिए था कि अगर शुएब मलिक आपकी नज़र में इस टाइम में पाकिस्तान में, क्योंकि वो 1997 से खेल रहे हैं और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल वो वाहिद प्लेयर है जो 20वीं सदी में खेल रहा था। और पहले, इससे पहले गेल थे, वो रिटायर हो गए। और अभी मेरा ख्याल वो, मुझे तो नहीं याद पड़ता, अगर आपके माइंड में कोई है तो आप मुझे बता दें। पहली बात तो ये है कि आप पहले तो इनको ऑर्डर करें ना, ये जो 4-5 बंदे हैं हमारे, इन 4-5 बंदों को आप कैसे रेट करेंगे कि ये जो 4-5 लोग हैं इनका आप बैटिंग आर्डर कैसे बनाते हैं। ये जो 5 हैं, इसमें शर्जील है, आप शर्जील और फ़खर में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास चांस है। मलिक को होना चाहिए, पहली बात तो ये। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, शुएब मलिक हमारी टीम में इस वक्त मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक और बाबर आजम भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर में आ जाता है, लेकिन उतने मैचेस नहीं खेले अभी बाबर आजम ने जितने शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ खेल चुके हैं। तो शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ का टीम में होना बिल्कुल ज़रूरी है।
तो सीनियर्स जो होते हैं ना, वही चाहे वो बेंचेस पे बैठे रहते हैं, लेकिन उनका एक रोल होता है टीम को चलाने में। और शुएब मलिक की मेरे ख्याल में इतनी गंदी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अगर पीएसएल की बेसिस पे हम प्लेयर्स को लेके जाते हैं, मोहम्मद आसिफ है, और अगर हम हैदर अली की बात करें तो इन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म तो किया नहीं। हम पीएसएल की बेसिस पे लेके जा रहे हैं। अगर हम पीएसएल की बेसिस पे लेके जा रहे हैं तो शुएब मलिक की परफॉर्मेंस को देख लें, पीएसएल में उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो शुएब मलिक को हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। और इसी तरह अगर हम देखें कि मोहम्मद हफीज़ है, उसने तो पीएसएल में भी परफॉर्म किया, और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स में पिछले कई जो है वो महीनों से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैड लक के उनका ये 2 सीरीज़ परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनका ये एक एज है कि वो बॉलिंग भी साथ में कर जाते हैं, और ये ऑप्शन तो शुएब मलिक के पास भी है। तो शुएब मलिक को मेरे ख्याल में लाजमी टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो अभी हमने काफ़ी बातें जो है वो कर ली हैं, और इनमें मेन पॉइंट ये है कि हमारे टीम सेलेक्टर्स जो हैं वो उन्हें प्लेयर सही तरह से सिलेक्ट करने नहीं आ रहे हैं। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नो डाउट कि उन्होंने प्लेयर अच्छे भेजे हैं, लेकिन जिस नंबर पे हमें ज़रूरत है उस नंबर के प्लेयर नहीं भेजे उन्होंने। जैसा कि मैं मिडल आर्डर में ज़रूरत है शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक को सिलेक्ट करना चाहिए। और सरफराज जो बेंच पे बैठा रहता है वो भी मिडल आर्डर का अच्छा प्लेयर है, लेकिन सरफराज को अगर आप खिलाते हैं और वो नंबर 6 नंबर 7 पे जाके उसको बैटिंग दे और वहाँ कहें कि आप जो है छक्के लगाएं, तो हमें पता है नेचुरली वो हार्ड हिटर नहीं है, तो उसको भी नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे ही बैटिंग करनी चाहिए। तो ये अरेंजमेंट जो हमारे प्लेयर्स की हो रही है ना, उसमें हम मार खा रहे हैं। अगर हम यही अरेंजमेंट लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें नहीं लगता कि हम T20 के सेमीफाइनल तक ही रसाई हासिल करेंगे, T20 वर्ल्ड कप के। तो हमें अपनी अरेंजमेंट मिडल आर्डर, लोअर आर्डर, अपर आर्डर को देखते हुए कुछ ऐसे प्लेयर्स की सिलेक्शन की ज़रूरत है जो हमें T20 वर्ल्ड कप में जो है हमारे काम आ सके, जैसा कि शुएब मलिक और सरफराज। और बात को जो है वो एंड तक पहुँचाएँ आप। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा हम उसमें बात करेंगे जी स्क्वाड्स के हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप में हमारा स्क्वाड कैसा होना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए। अपनी अपनी राय पेश करेंगे, आप लोग भी अपनी राय पेश कीजिएगा कमेंट सेशन में। तो अभी मोहम्मद अदनान साहब जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं अपने आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें फिर थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। हम शुएब मलिक को ब्लेम भी नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऐसी हैं, लेकिन शुएब मलिक जो है एशियन पिचेस का मैं कहता हूँ कि वो लेट कट जितना अच्छा खेलता है, स्पिनर को जितना अच्छा खेलता है, बिल्कुल एंड पे कीपर के पास बाल जाने लगती है। जैसे जयवर्धने का लेट कट बड़ा मशहूर था, वहाँ से वो कट करता है, ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं कि चूरे मारता है, तो वो उसकी शॉटें हैं। लेकिन हम उसे फंसा देते हैं जाके इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में। देखें टीम जो है मेरे लिहाज से, देखें अगर अब हम फ़िलहाल हम एक पॉइंट बड़ा अच्छा माइंड में आया कि देखें हम इंडिया के लिहाज से सोच रहे हैं अभी। अगर वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया में जो कोविड के हालात हैं बहुत मतलब मुश्किल है, आईपीएल छोड़ के प्लेयर जा रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाता है तो फिर मुश्किल होगा कि फिर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। बाकी शुएब मलिक नो डाउट उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितनी लीग्स जीती हैं उसने। ये सियालकोट स्टालियन के कैप्टन रहे हैं। दुनिया में रिकॉर्ड है कि वो 25 लगातार T20 मैचेस जीते हैं, और शुएब मलिक ने 8 टाइटल जितवाए हैं अभी तक। मुंबई इंडियन मेरा ख्याल इतने टाइटल नहीं जीत सकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब देखिए एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए। और बाकी आप कहते हैं सेमीफाइनल तक अगर सही, तो मैं एक आपको सिनेरियो सा बता देता हूँ। 2007 में हम फाइनल खेले थे, 2009 में भी 2009 में हम फाइनल जीते थे, 2010 में हम सेमीफाइनल हारे थे, 2012 में हम सेमीफाइनल हारे थे, 2014 में हम जो है वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सके थे, 2016 में भी नहीं कर सके थे। तो इस दफ़ा हालात देख लें जिस तरह से चल रहे हैं, और पाकिस्तान इस दौर में नंबर 1 T20 टीम रही है। और एक मैं अफसोस भी करना चाहूँगा इस बात पे कि सरफराज अहमद जो कैप्टन थे, जिन्होंने 2016 में कैप्टन बने, इंग्लैंड में एक T20 मैच जिता के वहाँ से उन्हें पुश किया गया। बाबर आजम को लाने वाला वो बंदा है, वहाँ डेब्यू था उन्हीं दिनों में बाबर आजम का, और 4 फिर उस बंदे ने 7 रैंक से नंबर 1 रैंक टीम को बचाया। और इन 4 सालों में वर्ल्ड कप नहीं हो सका जिस बंदे ने नंबर 1 तक, और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, मेरा ख्याल 24 महीने हम नंबर 1 रैंक टीम रहे हैं, और इतना कोई भी नहीं रहा। और इसमें हमने होम सीरीज़ भी नहीं खेली, सबसे बड़ी बात है। और वो बंदा हमारा कैप्टन नहीं बन सका किसी भी वर्ल्ड कप में। मोहम्मद हफीज़ 2 दफ़ा वर्ल्ड कप में कैप्टन रहे हैं। यूनुस कहाँ, जिसका कोई नाम भी नहीं लेता, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। शुएब मलिक 2007 में कैप्टन थे। तो ये देखें एक मतलब टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो कितनी चेंज हो जाती हैं। अब सरफराज की बेचारे की जगह नहीं बनती, उसे तब टीम में लेके हाँ आते जी, हैं। इस बात पे मैं थोड़ा कमेंट देना चाहूँगा। देखें सरफराज की जगह नहीं बन रही, तो आप कह रहे थे कि 24 महीने हम जो है वो पहले नंबर पे रहे हैं T20 की रैंकिंग में।
अब वो जो टीम थी ना, जो हमें पहले नंबर पे मौजूद रखा था जिस टीम में, उसमें सरफराज लीड कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं। शुएब मलिक भी थे उस टीम में, मोहम्मद हफीज़ भी थे, और वहाब रियाद उस टीम का मेन हिस्सा थे, और उमर मुख्तलिफ अकमल, उमर अहमद अकमल, शहजाद। अहमद शहजाद। उसके बाद और भी कई प्लेयर्स थे, जैसा कि मोहम्मद इरफान भी कई टूर्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, जुनैद खान भी उनमें सिलेक्ट होते रहे। तो मिसबा ने आते ही ना सारी की सारी टीम रिप्लेस कर दी। अब जो टीम आपको पिछले 2 साल से पहली पोजीशन पे लेके खड़ी है, आप आएँ और उस पूरी टीम को उठाएँ और साइड पे कर दें, और आते ही 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस ना होने पे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दें। और आपने जो है वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जी 19 प्लेयर्स को, अब इसका मतलब है कि चीफ सेलेक्टर के पास ये ऑप्शन होता है कि आपने मैक्सिमम इन्हीं 19 प्लेयर्स में से जो है वो टीम सेलेक्ट करनी है। लेकिन वो कर तो रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ जो है वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, मैं उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये उसके सामने एक ना बोर्ड लेके खड़े होने वाली बात है कि आपने इन 19 में से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इन 19 में ही से सिलेक्ट करें। तो नेक्स्ट आप बताएं। अच्छा, इसकी जो आप कहते हैं ना कि टीम सारी चेंज कर दी, वो यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे थे बेसिकली, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट होते हैं, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेयर ना यहाँ पे वो उकाड़ा के किसी ग्राउंड में भी छक्का मार देता है ना, उसकी यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, तो हमारी आवाम की सोशल मीडिया में ये डिमांड होती है कि इसे सुबह ही खिला दें। ठीक है, वो कर्नल जाहिद के बारे में आपने सुना होगा, वो बड़ी स्पीड निकालता है उसको। भाई स्पीड वाले हमने कितने लड़के ले गए, हसनैन ले गए, मूसा लेके गए, वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं चलता, नसीम शाह। अब इन लड़कों का कैरियर ख़राब हो जाता है, इन्हें रगड़ा लगना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट का। असल में हमारी डोमेस्टिक भी उस लेवल पे नहीं होती, यहाँ पे विकेट्स बड़ी लो होती हैं। फिर उधर जैसे वो इस दफ़ा न्यूजीलैंड का एक बॉलर था, वो लंबा सा नाम तो मुझे याद नहीं, उसने इनको हिलने ही नहीं दिया वहाँ पे सीरीज़ में। वो टॉल उनका नया लड़का था, हालांकि साउथी को अच्छा खेल रहे थे बोल्ड। असल में जो आप बात करें, यंगस्टर को मौका देने का प्लान था, लेकिन देखें सीनियर्स का बड़ा रोल होता है। 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी हमने जूनियर की परफॉर्मेंस से जीती थी, उसमें बाबर आजम ने अच्छे स्कोर्स किए थे, फ़खर ने स्कोर किया, हसन अली की बॉलिंग ने हमें वो टूर्नामेंट जिताया था। लेकिन हफीज़ से ये क्वेश्चन किया किसी ने कि हफीज़ भाई आपका क्या रोल था, तो हफीज़ ने कहा कि मैंने एक तो 50 की है। शुएब मलिक वहाँ पे भी फ्लॉप रहे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि यंग लड़के आ जाना सिस्टम में, उनको ग्रूम करना सीनियर्स का काम है। आपको याद होगा, आपने भी, ज़ाहिर है आप बड़ा अच्छे से सुनते रहते हैं चीज़ों को। शुएब मलिक कहता है कि मैंने 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर स्पीचें की जब हम इंडिया वाला मैच आ रहे। फिर अहमद शहजाद को ड्रॉप करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। फ़खर ने कोई मैच नहीं खेले हुए थे, उसे डेब्यू करवाया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उसने मार वो रबाडा को और पता नहीं कौन कौन से बॉलर थे, पार्नल था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है 2017 की। तो वो मैच जितवाए इन्होंने। ठीक है, हसन अली मैन ऑफ द मैच थे, शदाब का वो फेमस LBW आपको याद होगा। तो देखें, ये मिक्स कम्बिनेशन होना था। वो टीमें ठीक है, लेकिन सारा सेटअप भी तो नहीं ना चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही ये है, वज़ीर आज़म बनता है तो वो भी सारा नया सेटअप लाने की कोशिश करता है। इसीलिए बोर्ड का जो भी चेयरमैन है वो कहता है कि ज़ाहिर है उनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये अपने ये भी होता है कि ना, जैसे मिसबा जब कैप्टन था तो हसान आदिल को खिलाता था, वो एक होता है कि ये सारी चीज़। फिर ये भी कहने में आ रहा था कि एक टाइम ऐसा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL जीती तो सारे लड़के इनके खेलते होते थे, आसफ़ अली, हसनैन खेलता रहा है, फ़ीम खेलता रहा है, उसमें वो एक लेफ्टी ओपनर ऊपर आता, ओपनर नहीं, तीसरे के नंबर पे खेल तलत। ठीक है, हालांकि ठीक है, मतलब अब ये सारे, फिर सरफराज कैप्टन रहा है तो कहते होते थे कि जी अनवर अली पहला ओवर करवाने आ गया क्योंकि वो कराची का था। तो हाँ जी। तो अच्छा, आज के प्रोग्राम को, जो कि हमारा टाइम ही ख़त्म होने वाला है, तो आज के प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो अगला प्रोग्राम होगा उस पे हम स्क्वाड्स को डिस्कस करेंगे जी। जो मौजूदा स्क्वाड है इसको डिस्कस करेंगे, इसमें से किन किन की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, उसके जो है वो उसको सामने रखते हुए हमने अपने अपने स्क्वाड्स पेश करने हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट में अपना अपना स्क्वाड पेश करें, ताकि हम उसको देखते हुए नेक्स्ट अपना स्क्वाड तैयार कर सकें। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे और मोहम्मद अदनान साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।